Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, this is lecture number 21 of the course of Algebraic Topology with course code Math 5127. We are continuing our discussion about some applications of fundamental of groups, and in that regard, we stated the Borsuk-Ulam theorem in dimension 2 in last lectures, and now in this lecture we will prove this result. Borsuk-Ulam theorem in dimension 2. पिछले लेक्चर में हमने बोरसॉक-उलम थ्योरम इन डायमेंशन 2 को उसको स्टेट किया था और साथ ही स्टेट किया था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजबरा, और अब इस लेक्चर में हम बोरसॉक-उलम थ्योरम इन डायमेंशन 2 को प्रूफ करेंगे। ये बोरसॉक-उलम थ्योरम ही है जिससे हम ये रिजल्ट अखज़ करते हैं कि ज़मीन की सरफेस के ऊपर हर वक्त कम से कम दो ऐसे पॉइंट ज़रूर होते हैं, एंटीपोडल पॉइंट, जहां टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और प्रेशर, बैरोमेट्रिक प्रेशर सेम हुआ करता है। हम अब इसको प्रूफ करेंगे। दोबारा मैं रिमाइंड करवा रहा हूं बोरसॉक-उलम थ्योरम इन डायमेंशन 2 क्या है। फॉर एवरी कॉन्टिन्यूअस मैप, अगर कोई भी आप कॉन्टिन्यूअस मैप लें जिसकी डोमेन S2 हो और उसकी कोडोमेन R2 हो, तो फिर हर उस मैप के लिए देयर exists a pair of points x and minus x, एंटीपोडल पॉइंट्स, such that इस तरह के जहां पे आपका x मैप हो रहा है वहीं आपका माइनस x भी मैप हो रहा है। जिस तरह के इस पिक्चर में आपके सामने वाज़ेह है कि f एक कंटिन्यूअस मैप हमने लिया है और ये कंटिन्यूअस मैप क्या कर रहा है, आपके S2 के पॉइंट्स को R2 पे फिक्स कर रहा है। तो एक ऐसा एंटीपोडल पॉइंट एग्जिस्ट करता है x जिसका एंटीपोड माइनस x है, और ये दोनों ही एक ही पॉइंट पर मैप हो रहे हैं। हर कंटिन्यूअस मैप के लिए अगर ऐसा होगा तो यहाँ से ये रिजल्ट इंप्लाई किया जाता है कि S2 से R2 में कोई भी कंटिन्यूअस फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता। यहाँ हम स्टेटमेंट को फर्दर एक्सप्लेन करना चाहेंगे बोरसॉक-उलम थ्योरम इन डायमेंशन 2 में। तो वो क्या कह रहा है कि फर्ज कर लें कि आपके पास ये S2 है, ये S2 है हमारे पास, so this is S2, surface of the sphere, और ये हमारे पास प्लेन है R2, ये प्लेन है R2 हमारे पास, और यहां हमने कोई मैप F कंसीडर किया जो कि सरफेस ऑफ द अर्थ को R2 पे मैप कर रहा है। तो फिर ये क्या कह रहा है, अगर ये F कंटिन्यूअस मैप है तो फिर हर वक्त अगर ये एक पॉइंट है, X पॉइंट है, अगर मैं ब्लू कलर को यूज करता हूं, अगर ये पॉइंट X है तो यहां से ये पॉइंट लीजिए, इसे कहते हैं एंटीपोडल माइनस x, यानी ये दो पॉइंट ऐसे जरूर एग्जिस्ट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर f, सच दैट अगर ये x मैप हो रहा है यहाँ पे, दिस इज f ऑफ x, तो फिर
तो फिर यहीं पे ये माइनस एक्स भी यहीं पे मैप होगा, मीन्स के x और माइनस एक्स दोनों एक ही जगह पे मैप होंगे R2 की। ये बोरिसोक-उलम थ्योरम जो है, हमने इसको फर्दर एक्सप्लेन किया है कि ये थ्योरम क्या कह रहा है कि हर मैप जो कि कंटिन्यूअस है, जो कि S2 से R2 में आप सर्च आउट कर रहे हैं, वो मैप और कंटिन्यूअस मैप जो है हमेशा उस मैप के लिए ऐसे दो स्फीयर की सरफेस के ऊपर एंटीपोडल पॉइंट्स x माइनस एक्स एग्जिस्ट जरूर करेंगे जो R2 के एक ही पॉइंट पर मैप होंगे। यानी इन पर्टिकुलर ये मैप f जो है S2 से R2 में अगर कंटिन्यूअस है तो फिर ये इंजेक्टिव मैप नहीं हो सकता, वन टू वन मैप नहीं हो सकता S2 से R2 में। यहाँ एक डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगी जो एक्सप्लेन करनी लाजमी है हमारे लिए कि अगर आपके पास एक मैप एंटीपोड प्रिजर्विंग मैप कब होगा। एंटीपोडल मैप क्या है? ये आपके पास कोई स्फीयर है, लेट्स से ये S2 ही है, तो आपको पता होना चाहिए अगर ये कोऑर्डिनेट है Sn के, अगर ये Sn कोई स्फीयर है और ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं x नॉट से ये आर एन के अंदर पड़ा हुआ है, आर एन प्लस वन के अंदर ये एक्स एन पॉइंट है, तो इसका एंटीपोडल पॉइंट कौन सा होगा जिसके कोऑर्डिनेट तमाम कंपोनेंट माइनस होंगे, यानी वो बिल्कुल यहाँ पे आएगा, ये होगा। अगर इसको मैं कैपिटल एक्स कहता हूं तो फिर ये आएगा माइनस एक्स। तो एस एन से ये दूसरा कोई स्फीयर है एस एम स्फीयर, और अगर एक मैप एंटीपोडल प्रिजर्विंग मैप कब होगा एफ या एच, ये मैप एच एंटीपोडल प्रिजर्विंग कब होगा, जब ये जो एंटीपोडल पॉइंट्स हैं उनको एंटीपोडल पॉइंट्स पर मैप करे। यानी मुमकिन है अगर इस पॉइंट का इमेज ये आए यहाँ पे, तो फिर इस पॉइंट का इमेज एंटीपोडल होना चाहिए, ये आना चाहिए ये। यानी इन अ नटशेल एंटीपोडल प्रिजर्विंग मैप ऐसा मैप होता है जो एस एन के जो एंटीपोडल पॉइंट्स है उसको एस एम के एंटीपोडल पॉइंट्स पर ही मैप करता है। यानी एच ऑफ माइनस एक्स जो होगा वो माइनस एच ऑफ एक्स होगा फॉर ऑल एस बिलोंग्स टू एस एन। इस मैप को कहते हैं एंटीपोडल प्रिजर्विंग मैप, एंटीपोड प्रिजर्विंग मैप। ये रिजल्ट जो हम अब प्रूफ करेंगे, ये रिजल्ट एक्चुअली हमारे मेन रिजल्ट ऑफ बोरोसॉक-उलाम थ्योरम के प्रूफ में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ये थ्योरम क्या कहता है? देयर इज नो कंटिन्यूअस एंटीपोड प्रिजर्विंग मैप G फ्रॉम सर्कल फ्रॉम स्फीयर टू S1। यानी ये कह रहा है कि आपके पास S2 से S1 पर कोई भी एंटीपोड प्रिजर्विंग मैप नहीं है। यानी कोई ऐसा मैप नहीं है जो एंटीपोडल पॉइंट, यानी एक ये पॉइंट लें, एक ये पॉइंट लें, ये एंटीपोड मैप है, और ये ऐसा कोई मैप स्फीयर से सर्कल पर नहीं है जो कि एक ही पॉइंट पे मैप हो, यानी उस पॉइंट उसे एंटीपोड प्रिजर्विंग मैप कहेंगे। वो नहीं है ऐसा पॉइंट। हम कहते हैं सपोज दैट देयर इज सच अ मैप, हमने कंट्राडिक्शन ले ली, हमने कहा ऐसा एक मैप एग्जिस्ट करता है, दैट इज सपोज दैट जी जो है एक ऐसा मैप है, हमने कहा जो कि S2 से S1 में है और कंटिन्यूअस है एंड एंटीपोड प्रिजर्विंग है। यानी जी कंटिन्यूअस है और जी ऑफ x जो है
वो इक्वल्स है g ऑफ माइनस एक्स के। ये हमने कंट्राडिक्शन सपोज कर लिया, ये माइनस एक्स है। ओके, देन कंसीडर द अपर हेमिस्फीयर ऑफ S2 एंड कॉल इट H। यानी मैं इस पार्ट को, जिसे मैं हाईलाइट कर रहा हूं, इस पार्ट को, इस सारे पार्ट को, स्फीयर के ऊपर वाले पार्ट को मैंने नाम दे दिया H का। ये है H हमारे पास, ये स्फीयर का ऊपर वाला पार्ट है एंड दिस इज H। कैपिटल H ये है हमारा, दिस इज कैपिटल H। ओके, एंड कंसीडर S1 टू बी द इक्वेटर ऑफ द स्फीयर। और ये मेरे पास ये जो ब्लैक कलर का है, जिसपे मैं अब रेड पेन से हाईलाइट कर रहा हूं, ये मेरे पास एक सर्कल है, S1 है, और ये दरअसल ऊपर वाले हेमिस्फीयर, ये जो है ना, इसकी बाउंड्री भी है, इक्वेटर ऑफ द हेमिस्फीयर, और इन अदर वर्ड्स द बाउंड्री ऑफ कैपिटल H। We know that G restricted to S1 is a continuous and antipode preserving map। यानी अगर मैं G को, जो के डिफाइन है पूरे स्फीयर पर, अगर मैं उसको रिस्ट्रिक्ट करूं, स्फीयर की बजाय रिस्ट्रिक्ट कर दूं सिर्फ इक्वेटोरियल सर्कल S1 पे, जो कि मेरा इक्वेटोरियल सर्कल है, दिस इज इक्वेटर। अगर मैं इस पे इसे रिस्ट्रिक्ट कर दूं इक्वेटर पे, इक्वेटर पे मैं इसको रिस्ट्रिक्ट करूं, ओके, और इस रिस्ट्रिक्शन को मैं कहूं कॉल इट H। इस रिस्ट्रिक्शन को मैंने नाम दे दिया स्मॉल h का। देन above H is not null homotopy clearly। वजह, यानी it cannot be continuously deformed into a constant function, क्योंकि ये जो सर्कल है, इस सर्कल का फंडामेंटल ग्रुप, अगर मैं सिर्फ कोई भी कंटिन्यूस मैप हो और अगर वो पूरे का पूरा स्फीयर के ऊपर हो और एंटीपोड प्रिजर्विंग मैप हो, तो फिर क्या होगा, फिर मैं इस मैप, जो ये मैप होगा, इसको मैं फंडामेंटल ग्रुप, जो कि इस सर्कल का Z है, फंडामेंटल ग्रुप इस सर्कल का Z है, लिहाजा इसमें ऐसे लूप्स हैं जिनको हम कांस्टेंट मैप पर नहीं कर सकते, नल होमोटोप नहीं हो सकते कांस्टेंट मैप के, क्योंकि अगर वो सारे के सारे सर्कल पर रिस्ट्रिक्ट होंगे तो वो फिर कंट्रैक्टेबल नहीं होंगे, उन्हें कंट्रैक्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि सर्कल अकेले का फंडामेंटल ग्रुप Z है, आइडेंटिटी नहीं है। ये सो फार हमने इसका नाम रखा है कैपिटल H, अपर हेमिस्फीयर का। ये हमारा बाउंड्री जो है वो S1 है। G हमारे पास मैप था फ्रॉम S2 से S1 पे,
जो कि कंटिन्यूस और एंटीपोड प्रिजर्विंग मैप था, और जिसकी रिस्ट्रिक्शन हमने एच कही। एच क्या है? एच है रिस्ट्रिक्शन ऑफ जी ऑन टू S1। इसका नाम हमने एच कहा है। हाउएवर, लेकिन इस बात का हमें पता है कि ये जो एच है ना, बेसिकली ये एच तो होम्योमॉर्फिक टू अ, ये जो होम्योमॉर्फिक है एक डिस्क के, यूनिट डिस्क है ये होम्योमॉर्फिक है इसके। और ये होम्योमॉर्फिक है एच, तो कोई ना कोई फंक्शन फाई होगा जो होम्योमॉर्फिज्म का रोल प्ले करेगा इस एच के और इस डिस्क डी के दरमियान। सो अब मेरे पास एक एच है और एक डी है डिस्क, और इनके दरमियान एक होम्योमॉर्फिज्म है फाई। सॉरी, होम्योमॉर्फिज्म है इनके दरमियान फाई। ओके, इफ वी रिस्ट्रिक्ट जी टू एच, अब जो जी था वो तो हमारे पास था S2 पे। अगर हम जी को रिस्ट्रिक्ट कर दें, जी को अगर हम रिस्ट्रिक्ट करें एच पे, यानी जी तो पूरे हेमीस्फीयर पे मैप था, पूरे स्फीयर से मैप था, लेकिन जब हम उसको एज पे रिस्ट्रिक्ट करेंगे, तो अब एज पे रिस्ट्रिक्ट करने पर जो एंटीपोड होगा, ये हम सिर्फ ऊपर वाले पार्ट का लेंगे, ये रिस्ट्रिक्शन सिर्फ ऊपर वाले पार्ट तक होगी। कॉल दिस रिस्ट्रिक्शन, इस रिस्ट्रिक्शन का नाम हमने रखा जी अपर, ये ले G0, and use the homeomorphism phi, we have this composition। हमारे पास अब एक मैप कौन सा है? फाई मैप है, और फाई के बाद हमने अप्लाई करना है जी नॉट, और जी नॉट कहाँ से है? जी नॉट है रिस्ट्रिक्शन एच से S1 पे। सो यहां पर आप अप्लाई कर दें रिस्ट्रिक्शन, ये इसका नाम होगा जी नॉट, रिस्ट्रिक्शन ऑफ जी ऑन टू एच, और यहाँ पे आ जाएगा S1। तो हमारे पास एक मैप पैदा हुआ जो यहाँ से यहाँ आएगा, ये मैप, और ये मैप होगा जी अपर 0 नॉट कंपोजिशन विद फाई। तो ये मैप जो है ये मैप, अब ये मैप जो है जी कंपोजिशन फाई जो मैप होगा, अब ये मैप बन गया फ्रॉम डी टू S1, और ये ऑब्वियसली ये is a continuous extension of H to the entire disk। अब ये मैप डिस्क से डिफाइन है सर्कल पे, और ये मैप दरअसल एक्सटेंशन है हमारे स्मॉल h की। यानी अगर इस मैप को हम सर्कल पर रिस्ट्रिक्ट करेंगे तो ये h की तरह बिहेव करेगा डिस्क की बजाय। नाउ कंसीडर द मैपिंग, अब हम मैप कंसीडर करने लगे हैं जी, कैपिटल जी, S1 क्रॉस 01 से S1 गिवन बाय दिस, टू पैरामीटर हैं, एस और टी की बजाय यहाँ है थीटा और आर। और ये मैपिंग डिफाइन कैसे होगी? ये मैपिंग है जी थीटा G0 कंपोजिशन फाई R0 आर थीटा, ये हमने कंपोजिशन डिफाइन की है।
सिंस जी थीटा एंड फाई आर कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस मैप है, सो जी इज कंटिन्यूअस, ये भी कंटिन्यूअस हो गया। अब हमने प्रूफ करना है कि जी इज एक्चुअली होमोटोपी। बाय डेफिनेशन ये होमोटोपी होगी। हाउएवर अगर मैं जी में आर की जगह 0 पुट करूं तो जी डॉट कंपोजिशन फाई 0 थीटा आएगा, और जब रेडियस 0 होगा तो फाई जो है वो तो मैप है, होम्योमॉर्फिज्म है, तो एट 0 रेडियस पे हम फाई 0 0 हासिल करेंगे, इज अ कांस्टेंट। सो ओके, ये कांस्टेंट आ जाएगा। सो G01 is H is null होमोटोपिक हो गया। लेकिन ये तो H के बराबर आ गया और ये नल होमोटोपिक हो गया। thus हमने कंट्रडिक्शन ले आए। there is no continuous antipodal map preserving G from S2 to S1। सो यहाँ से हम फाइनली एक कंक्लूजन अहम निकालना चाहते हैं। देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी कंटिन्यूस फंक्शन फ्रॉम स्फीयर टू सर्कल विच इज एंटीपोड प्रिजर्विंग। ये हमने ये रिजल्ट निकाला है एक रिजल्ट पीछे से, और ये वो रिजल्ट है जो की रोल प्ले करेगा बोरिसॉव कूलम्ब थ्योरम के प्रूफ में।